सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र में मचे बड़े सियासी बवाल से उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उद्धव और उनके नेता नाराज विधायकों को मनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले बैठी शिंदे सेना की ओर से 42 विधायकों का एक वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे को फिर एक बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र में मचा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने लगभग शिंदे गुट के सामने सरेंडर भी कर दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफे के लिए तैयार हो गए हैं। संजय राउत ने भी एमवीए छोड़ने की बात कह दी है। फिर भी महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कारण है कि शिवसेना में टूट पड़ गई है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इतना कुछ तमाशा महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है, लेकिन अहम सवाल यही बना हुआ है कि क्या कुछ कारण है कि शिवसेना में इस तरह टूट पड़ गई है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। बाकी खबरें तो सब लोगों को मालूम ही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना टूट गई, इस नौबत पे पहुंच गई कि शिवसेना से उद्धव ठाकरे को ही बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। जो शख्स उद्धव ठाकरे के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा चैलेंजर कैसे बन गया, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 6-7 महीने से ये चल रहा है। 6-7 महीने से ये चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक अपोनेंट हैं, लेकिन इन दोनों में गहरी पर्सनल मित्रता है। दोस्त गहरे हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग थी। और जब मसला शिवसेना की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के घर, उसके परिवार, उनकी पत्नी, उसके ऊपर कटाक्ष जब होने लग गया सार्वजनिक तौर पे, तो ये मसला दूसरी ओर मुड़ गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो सेंट्रल एजेंसी, बोलने में ज़रा सा भी ये नहीं है कि तमाम सेंट्रल एजेंसियों को, शिवसेना में जो छिपे हुए जितने भी लोग थे, सारे एजेंसियां एक्टिव हो गई। चाहे वो संजय राउत हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे के परिवार के लोग हों, चाहे बीएमसी का पुराना वहाँ स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, ये सारे लोग उसमें नप गए। शिवसेना को ये लग रहा था लूटो जितना लूट सकते हैं, शरद पवार बचा लेंगे। शरद पवार के रहते हुए कौन सी एजेंसी कौन सा काम कर सकता है। उनको ये पता नहीं था कि तो मोदी सरकार है। शरद पवार के परिवार के ऊपर ही हमला हो गया। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हो गई। जब ये सब कुछ होने लग गया तो भगदड़ मचना शुरू हुआ। उसके बाद दिक्कत ये हुई 3 स्तर पे। पहला, उद्धव ठाकरे का कामकाज का तरीका। दूसरा, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। और तीसरा, विचारधारा। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से शिवसेना टूटी। शिवसेना क्या टूटी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना में बौने लीडर बन गए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये भी है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ जब शिवसेना ने गठबंधन किया था, तब इन विधायकों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि विचारधारा के साथ समझौता तो उसी वक्त हो गया था, और उसके बाद अब 2.5 साल इन एमएलए को क्यों? वही मैं बता रहा था कि ये जो पहला रीजन, उद्धव ठाकरे की राजनीति, उनका क्रियाकलाप, काम करने का तरीका। आपने क्या किया? आप अलायंस करते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी की तस्वीरें लगा करके हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे आप चुनाव जीतते हो।
प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाकर जी 56 सीटें भी आप जीत जाते हो, और फौरन बाद रिजल्ट आते ही आप उन लोगों से हाथ मिलाते हो जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे। जी ये एनसीपी के तमाम जो लीडर्स हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीजेपी और शिवसेना। जी ये शिवसेना के जो लीडर्स हैं वो सड़क पे किससे लड़ते हैं? कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से। अब आपने जो सवाल किया कि उस समय उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, कैसे उठा सकते हैं कोई? उनको लगा कि भाई बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के ये कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि एक न एक दिन ठाकरे परिवार का कोई शख्स मुख्यमंत्री बन के दिखाएगा। जी जबकि जीवन भर बाला साहब ठाकरे वो कभी किंग नहीं बने, वो किंग मेकर थे। जी शिवसेना की सरकार बनी लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, किसी और को बना दिया। उद्धव ठाकरे के अंदर कुर्सी की, सत्ता की वो लालच उनको, तो इसलिए इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनको लगा कोई बात नहीं, सरकार में देखते हैं आगे क्या होता है। जी फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिसअफेक्शन अमंग एमएलएज वो ग्रो करता चला गया। क्यों? उद्धव ठाकरे नाम के चीफ मिनिस्टर बहुत कम ऑफिस जाते थे। अब देखिए इसका खामियाजा क्या होता है। चीफ मिनिस्टर को सवेरे सवेरे बताया जाता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बताया जाता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट देती है, सुरक्षा सिक्योरिटी, उसको लेकर के सवेरे सवेरे ये ब्रेकफास्ट लेने से पहले जो राज्य का मुखिया होता है उसके पास सारी जानकारी आ जाती है। ये कभी लेते ही नहीं थे, इसलिए इतने सारे एमएलएज वो राज्य से बाहर चले गए। जबकि प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का यही कहता है कि अगर कोई मंत्री, कोई एमएलए राज्य के बाहर जा रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी है, तो वो चूंकि वो दूसरे राज्य में जा रहा है, महाराष्ट्र की, तो वो इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन इनके पास कभी कोई जानकारी ही नहीं रही, जी कभी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। इसलिए आपने देखा एनसीबी या फिर तमाम जो छापेमारी हुई, एग्जाम्पल के तौर पे नवाब मलिक के यहाँ सीआरपीएफ आ गई थी, सीआईएसएफ भी आ गई थी, सेंट्रल फोर्सेस दिल्ली मुंबई में लैंड करती है बाहर से जी और किसी को पता भी नहीं चलता। तो खैर ये अलग कहानी है। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे चूंकि शरद पवार के ग्रिप में आ गए और वो शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी इसकी बातों में ही आकर सारे फैसले लेने लग गए। क्या लिखा चिट्ठी में? दर्द बयां किया गया। परसों शाम की एक तस्वीर आई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर बंगले के अंदर शिवसैनिक नारेबाजी कर रहे थे जी समर्थन में। तो गुवाहाटी से जो चिट्ठी लिखी गई कल, उसमें यही लिखा गया कि शिव सैनिकों के लिए मुख्यमंत्री के गेट खुल गए। ये दृश्य देख के अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जाते थे तो हमें तो मिलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। जी कितने एमएलए से आपने मुलाकात की, ये सवाल पूछा जा रहा है। कितने को आपने वक्त दिया? वक्त दिया जाता था और एमएलए को मुख्यमंत्री आवास के गेट पे ही घंटों इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद वो वापस मायूस होकर चले जाते थे, क्योंकि अंदर से कोई फोन तक नहीं उठाता था। जी तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी काम करने का, ये नेताओं का नहीं है। जी तो एक तो नाराजगी उससे, और तमाम चीजों में आदित्य ठाकरे का उसमें इन्वॉल्वमेंट। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा कि मैं मंत्री, मीटिंग हमारे मंत्रालय की हो रही है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो फैसले सुना रहा है, जी एज इफ वी डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम भी चुनाव जीत के आए हैं, हमें इस तरह से ट्रीट मत करो। और शिव सैनिकों को, शिवसेना के जो मंत्री हैं उनको आप सौतेला तरह से ट्रीट करो कि जैसे वो घर का कोई नौकर हो। और वही जो आपके दुश्मन कैंप के थे,
एनसीपी और कांग्रेस के, उनके लिए पूरी आज़ादी, तो जो सरकारी जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया। तो ये इन्होंने कहा, इनका यही कहना है कि भाई शिवसेना को आपने कमज़ोर किया और इस एमवीए में शामिल होने के बाद एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, ज़्यादा उनके पास काम मिला, ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा निधि से आवंटन हुआ और हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला। अब हम वापस जब जाएंगे अपने कंस्टिट्यूंसी में वोट मांगने, किस आधार पर जाएंगे? तो ये एक बड़ा रीजन था। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि शिंदे गुट जो है वो क्यों इस बात के लिए बार बार आवाज उठा रहा है कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन से पीछे हो जाएं? यही दूसरा कारण है। दूसरा कारण यही है कि आप देखिए कि आप बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितना मलबा हुआ किसके सर पे? शिवसेना के सर पे उगाही हुआ। किसने किया? अनिल देशमुख किस पार्टी का है? एनसीपी का है। शरद पवार का चुना हुआ गृह मंत्री है। वो उगाही कर रहा था, किसके जरिए कर रहा था? वो शिवसेना के पुराने एक स्पोक्स पर्सन और जिसे हाई कोर्ट ने नौकरी से बेदखल कर दिया था, सचिन वाजे का इस्तेमाल कर रहा था। नाम किसका फंसा? किसका फंसा? शिवसेना का। लूट मचाए एनसीपी और कर्ज चुकाए शिवसेना। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि ये इन चीजों को लेकर के कितना ज्यादा लोगों के अंदर में डिस्कंटेंट, जो लोग कैपिटल टीवी लगातार देख रहे हैं, इन बातों को हम लोग लगातार कहते आए थे। फिर नवाब मलिक जेल चला गया। आपने उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उसका इस्तीफा आपने क्यों नहीं लिया? बस इसलिए कि वो मुस्लिम है? यही वजह है ना। अनिल देशमुख का तो इस्तीफा हो गया, नवाब मलिक का इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे नुकसान शरद पवार को हो जाएगा। तो आप अपनी पार्टी चलाने के लिए इस संगठन में, इस एमवीए में शामिल हुए थे कि आपको इस बात की ज्यादा चिंता है कि शरद पवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तमाम, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जो एनसीबी की कार्रवाई हुई, ये जितने ड्रग पेडलर्स पकड़े गए उनके रिश्ते किससे हैं? अखबार वाले नहीं छापते, लोगों को मालूम नहीं होता कौन बचा रहा है, किसको बचा रहा है। इन सब चीजों में एनसीपी। क्या आरोप है नवाब मलिक के ऊपर? नवाब मलिक के ऊपर आरोप यही है कि दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते। दाऊद इब्राहिम है कौन? वो मास्टरमाइंड जो मुंबई में जिसने धमाके करवाए। उस धमाके की वजह से बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं को वहां बचाया। इन्हीं लोगों से तो लड़ाई थी शिव सैनिकों की। आप उनके गोद में जाकर बैठ गए और आप अपना नुकसान करके, शिव सैनिकों को दरकिनार करके, उनको आइसोलेट करके, उनको दबा के आप उनकी रक्षा करने में जुट गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। दिल्ली में या मुंबई के बाहर इस चीज को लोग समझ नहीं सकते, लेकिन जिस तरह का इमेजरी, जिस तरह का दंश, जिस तरह का पेन अभी भी मुंबई के अंदर उन धमाकों को लेकर के, और तो और ये जो मुंबई के ऊपर हमला हुआ था उसको लेकर के, कैसे शिवसेना सरवाइव करेगी? तो इसीलिए जिन लोगों को जनता के बीच जाना है, भाई संजय राउत को चुनाव नहीं लड़ना, उनके जो कोटरी के लोग हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना, वो राज्यसभा जाने वाले लोग हैं, एमएलसी बनने वाले लोग हैं। किसके दम पे? इन्हीं लोगों के दम पे जो गुवाहाटी में है। इनको तो जनता से जाकर के वोट मांगनी है, तो फिर कैसे वो करेंगे? तो ये दूसरा एक कारण था जिसकी वजह से ये फूट हुई। लेकिन जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने अचानक यू टर्न ले लिया, अपनी विचारधारा से ही उन्होंने समझौता कर लिया, वो भी एक कारण बताया जा रहा है। बिल्कुल यही कारण है। कोई शिव सैनिक कैसे बर्दाश्त करेगा? ये अजान का जो केस आया, कोई शिव सैनिक कैसे बर्दाश्त करेगा कि पूरे देश में बवाल मच रहा है
अजान के ऊपर, और संजय राउत आकर के कह रहे हैं, ज्ञान बांट रहे थे उस समय कि पहले यूपी का हटाओ तो महाराष्ट्र का हटाएंगे। यूपी का हट गया, यूपी का हट गया, पुलिस भी नहीं लगाना पड़ा। खौफ की वजह से, योगी जी के डर की वजह से, बुलडोजर के डर से मस्जिदों से अपने आप लोगों ने हटा लिया या वॉल्यूम कम कर दिया। महाराष्ट्र में आपने क्या किया? उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व का सिपाही कहते हैं, सच्चा हिंदुत्ववादी कहते हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये आदेश महाराष्ट्र की सरकार से कैसे बाहर निकली कि अजान के 15 मिनट पहले, अजान के 15 मिनट बाद कोई मंदिर में भजन नहीं बजा सकता? ये कैसे ये आदेश निकला कि मस्जिद के 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता? मस्जिद के बगल में कोई मंदिर है तो वो तो सदा के लिए बैन हो गया उसके ऊपर। तो लोग तो पूछेंगे भाई किस तरह का हिंदुत्व है? बार बार अघाड़ी के लीडर्स वीर सावरकर को पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, आपके मुंह में दही जम गई, बोल नहीं पाए, बोल नहीं सके। भाई आप हिंदुत्व तो अपने आप को मराठा लीडर कहते, एक भाषण दिखा दें आप शरद पवार का जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनका गुणगान करते हुए नजर आए। आपने तो जो शिवसेना के वैचारिक सबसे दुश्मन थे उनके साथ आपने हाथ मिला लिया, और ये कैसा हिंदुत्व है? आपने उनको बंद कर दिया जो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे। अजान बेफिक्र होकर के आपने उसको अनुमति दे दी, लेकिन कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके लिए दोनों पति पत्नी को आपने जेल में डाल दिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए। सत्ता किसी के पास हमेशा के लिए होता नहीं है, सत्ता तो क्षणभंगुर है, आती है जाती है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद आप क्या करते हैं, कौन सा मार्क छोड़ के जाते हैं, वो आपको जीवन भर उसका डिविडेंड मिलता है, उसका लाभ मिलता है। उद्धव ठाकरे की लेगेसी यही है कि इन्होंने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए इन्होंने हिंदुओं से घृणा करने वाली पार्टियों से हाथ मिला लिया। इन्होंने खुलेआम हो रहे लूट के ऊपर आंखें बंद कर ली ताकि शरद पवार को गुस्सा ना आ जाए। ये जो जितने भी जो उगाही के काम चल रहे थे मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था, और आपने एक ऐसा, इसको कह सकते हैं कि शिवसेना के लिए एक ऐसा लेगेसी आपने छोड़ दिया कि जिसमें शिव सैनिकों को देख करके लोग हंसते हैं कि ये देखिए ये कल तक क्या कहते थे, आज ये क्या कर रहे हैं, और ये खुद को भारत के रक्षक, हिंदुत्व के रक्षक, हिंदुओं को रक्षक बताते हैं। तो इन वजहों से वैलिड रीजंस हैं कि जो लोग गुवाहाटी में हैं वो विरोध कर रहे हैं इस तरह की सरकार, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के नेता की। और इसलिए मजेदार बात देखिए, कल उन्होंने दो आदमी को भेजा था कि जाके बात करो शिंदे से। लास्ट मोमेंट गुवाहाटी गया और गुवाहाटी में शिंदे के गैंग में जाकर के मिल गया। तो जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उसने भी आपको भरोसे के लायक नहीं समझा है। ये इसको कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। उद्धव ठाकरे इसको करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि देश में शिवसेना का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, उसके बाद तो उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर ही लिया था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर ठाकरे अपना स्टैंड साफ नहीं कर पाए, उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट का ये बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब उद्धव एनसीपी कांग्रेस को धोखा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन विधायकों का उन पर से भरोसा उठ गया है और इसीलिए ही नाराज विधायक वापस आने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।